वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 4 सितंबर सन 1940 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आज श्री ठाकुर ने गवाही दी। इसके पहले वह इस चिंता में पड़े थे कि वह कैसे गवाही देंगे। कोर्ट उनके यहाँ आकर जवानबंदी लेगी। हाकिम और दोनों पक्ष के वकील मुख्तार के आने के पहले से ही श्री ठाकुर कला केंद्र के दक्षिण दिशा वाले घर में विश्राम कर रहे हैं। कला केंद्र के बीच वाले घर में कोर्ट बैठेगी। थोड़ी देर बाद ही पवना के विख्यात वकील श्री रंजीत लाहिड़ी और आसू राय आए। रंजीत बाबू को देखते ही श्री ठाकुर ससंभ्रम उठकर बैठ गए और आइए कहते हुए उनकी अभ्यर्थना की। श्री ठाकुर को चिंतित देखकर रंजीत बाबू ने उन्हें साहस देते हुए कहा, गवाही देना कुछ नहीं है। कितने अशिक्षित लड़के लड़कियां तक कोर्ट में जाकर जवानबंदी दे आते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, मैं तो उन लोगों से भी कच्चा हूं। आसू बाबू को लक्ष्य कर श्री ठाकुर बोले, यदि मैं तुम्हें तुम कहकर वहां संबोधन कर बैठूं तो क्या कोई दोष होगा? आसू बाबू बोले, नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कह सकते हो। मेरे साथ बात करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होगी। हाकिम वकील मुख्तार आए। घर के अंदर और बाहर लोग खचाखच भरे हैं। श्री ठाकुर बीच वाले घर की चौकी पर अति विनीत भाव में आकर बैठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे विनय और नियमानुवर्तिता के मूर्त प्रतीक हों। सहज भाव से बैठकर दोनों हाथ को जोड़े हाकिम की ओर देख रहे हैं। उनके निर्देश की प्रतीक्षा करने लगे। पेशकार ने शपथ लेने कही। पेशकार प्रथम शपथ की पंक्तियों को पढ़ने लगा। श्री ठाकुर ने श्रद्धा गंभीर चित्त से मंत्रोच्चारण की तरह बातों को दोहराया। भोला राय की ओर से परेश बाबू चौधरी वकील ने जिरह आरंभ की। प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाने लगे। श्री ठाकुर एक एक कर जवाब देने लगे। श्री ठाकुर के सभी उत्तर यथायथ संयत और परिमित थे। श्री ठाकुर के बोलने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे परेश बाबू को अपना व्यक्ति समझकर उन्हें सत्य का उद्घाटन कराने में सहायता करने के लिए उन्मुख हों। प्रश्नोत्तर का नमूना दिया जा रहा है। वकील बोला, क्या आश्रम में अनंतनाथ राय की कोई दुकान थी? श्री ठाकुर जी बोले, सत्संग की एक दुकान थी। अनंत उसे देखता था। मैंने प्रणामी एवं संग्रह किए हुए रुपए देकर एक दुकान खुलवा दी थी। वकील बोले, आपका पेशा क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, मैं तो बराबर इन्हीं कामों में लगा हुआ हूँ। वकील, इन सब कामों का अर्थ क्या है? श्री ठाकुर, रिलीजियस वर्क, धर्म कार्य। हाकिम बोले, क्या आप हिंदू या मुसलमान की तरह किस धर्म का प्रचार करते हैं या स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का कल्चर अनुशीलन करते हैं? श्री ठाकुर बोले, मैं धर्म का अर्थ जो समझता हूँ वह कह सकता हूँ। हाकिम, हाँ। श्री ठाकुर बोले, जब मनुष्य अपना सब कुछ लेकर आइडियल आदर्श के प्रति लिगाड़ निबद्ध हो, पारिपार्श्विक के साथ बचने बढ़ने के पथ पर चलता है, तभी वह धर्म पालन करता है। वकील, क्या आप सन्यासी हैं? श्री ठाकुर, मैं सन्यासी उन्हें समझता हूं जो अपनी सारी वृत्ति और शक्ति देकर आइडियल को, आदर्श को फुलफिल, परिपूर्ण करने की चेष्टा करते हैं। वकील, आप जमींदार हैं या जोतदार? श्री ठाकुर, मैं अपने को ऐसा नहीं सोचता हूं, न मैं अपने को जमींदार समझता हूं और न जोतदार ही। वकील, क्या आप ट्रस्टी हैं? श्री ठाकुर, ट्रस्टी क्या चीज़ है मैं नहीं समझता। मैं जो करता हूं वह देख ही रहे हैं। यदि वह ट्रस्टीशिप कवर करता है, प्रबंधकर्ता के अंतर्गत हो, मैं तो ट्रस्टी हूं, प्रबंधकर्ता। यदि उसमें नहीं आता हो तो नहीं हूं। वकील, एक कागज को दिखाते हुए, क्या आपने ट्रस्टी के रूप में इस कागज पर साइन हस्ताक्षर नहीं किया है? श्री ठाकुर, साइन हस्ताक्षर किया है या नहीं यह स्मरण नहीं है। संभव है कि किया भी हो। उन लोगों ने आकर कहा होगा और मैंने कर दिया होगा। किस रूप में किया है यह मैं नहीं जानता हूँ। वकील, क्या आप सत्संग के प्रेसिडेंट थे? श्री ठाकुर, प्रेसिडेंट था या नहीं यह भी नहीं जानता हूँ। शायद माँ ही प्रेसिडेंट थी। फिर भी यह जानता हूँ मुझसे ही यह सत्संग इवाल्व उद्भुत किया है। हाकिम, आपने उस बार सत्संग को 12,000 रुपये किस लिए दिए थे? किस शर्त पर दिया? क्या आपने लोन कर्ज दिया था? क्या आप पाने की आशा नहीं रखते हैं? क्या आप उस पर दावा नहीं रखते हैं?
श्री ठाकुर जी बोले, नहीं, उन लोगों ने मुझसे कहा 12,000 रुपये की आवश्यकता है। मैंने सोच विचार कर सभी से संग्रह करके दिया। मेरी कोई प्रत्याशा नहीं थी, सत्संग बचेगा यही एकमात्र प्रलोभन था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। वकील बोले, क्या आपने विवाह किया है? श्री ठाकुर जी बोले, हाँ। वकील, आपकी कितनी पत्नियां हैं? श्री ठाकुर जी बोले, 6-7। सवर्ण के अलावा अनुलोम असवर्ण के मतानुसार भी मैंने विवाह किया है। मेरा विश्वास है कॉमन आइडियल, एक आदर्श और अनुलोम विवाह, ये दो राष्ट्र को इंटीग्रेटेड संगत बनाए रख सकते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल सेट, दृष्टांत स्वरूप करने के लिए मैंने विवाह किए हैं। मेरे नहीं करने पर इसका प्रसार नहीं होगा। खास स्थानों में जहाँ प्रयोजन है मैं वहाँ बहुविवाह का समर्थन करता हूँ, किंतु वह अनुलोम क्रमिक होना चाहिए। हाकिम बोले, अनुलोम क्या चीज़ है? इंटरकास्ट मैरिज, विभिन्न वर्णों में विवाह। श्री ठाकुर जी बोले, तथाकथित इंटरकास्ट मैरिज प्रतिलोम भी हो सकता है, किंतु मैं चाहता हूँ अनुलोम विवाह हो। अनुलोम विवाह में लड़का उच्च वर्ण का होगा और लड़की निम्न वर्ण की होगी। उच्च वर्ण की लड़की का निम्न वर्ण के लड़के के साथ विवाह नहीं हो सकता है। परेश बाबू ने समझ बूझ कर भी नासमझ बनकर अपनी बुरी नीयत को साधने के लिए श्री ठाकुर के एक दोहे की क्रूर कुटिल विकृत व्याख्या की। चेहरे पर कुटिल परिहास की रेखा खींच आई। उन्होंने एक अप्रासंगिक प्रश्न बाण छोड़ा। आपके प्रचारित धर्म का एक अति आवश्यक अंग है सुंदरी स्त्री एवं साला प्राप्त करना, क्योंकि आपने कहा है, ना सुंदरी बधू जार, हाय ना जार साला, अलक्ष्मी तार घरे गिए है छे अचला। वकील के इस प्रश्न को सुनते ही समवेत दर्शक वृंद ठठाकर हंसने लगे। हम लोगों में से किसी व्यक्ति ने कहा, शायद यह भुला गए हैं कि ना और हवना इन दो शब्दों में अवतरण चिन्ह लगे हुए हैं। हकीम ने बड़े ही रोब के साथ कहा, अनसक्सेसरी कमेंट्स बाय ऑन लुकर्स अमाउंट टू कंटेप्ट ऑफ कोर्ट। दर्शकों के अप्रयोजनीय मंतव्य कोर्ट की मर्यादा हनन करते हैं। इस ओर से श्री ठाकुर निर्विकार निरुद्वेग भाव से चुपचाप बैठे हुए हैं। परेश बाबू की ओर एक बार नजर दौड़ाकर करुण मुस्कान से मुस्कुरा दिए। उनकी उस दृष्टि में मानो क्षमा की भावना टपक रही हो। रंजीत बाबू ने तेजोदीप्त भंगिमा में हाकिम से कहा, मेरे महासंभ्रांत गवाह को इस वाणी का गंभीर तात्पर्य सुस्पष्ट है। उनसे ऐसे फिजूल प्रश्न पूछकर तंग करने का अधिकार हमारे विज्ञ वकील को है या नहीं, इस ओर मैं माननीय सदाशय कोर्ट की दृष्टि को आकर्षित करता हूँ। हाकिम ने परेश बाबू से कहा, यू मे आस्क अदर रिलेवेंट क्वेश्चंस। आप दूसरे प्रासंगिक प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रकार और भी कुछ समय कट गए। श्री ठाकुर की तबीयत खूब खराब है, रक्तचाप की काफ़ी वृद्धि हो चुकी है, फिर भी बड़े धैर्य के साथ जिरह का उत्तर दिए जा रहे हैं। कितने अप्रासंगिक प्रश्न पूछे गए, फिर भी चेहरे पर थोड़ी भी विरक्ति के भाव नहीं है। शारीरिक कष्ट के बावजूद अपना कर्तव्य पालन करते चले जा रहे हैं। श्री ठाकुर के शरीर की अवस्था देखकर हाकिम ने उन्हें विश्राम लेने कहा। उसके बाद कुछ समय के लिए वे बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद पुनः जिरह आरंभ हुई। श्री ठाकुर की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए हाकिम ने श्री ठाकुर से कहा, आप लेट जाइए। हाकिम के कहने के साथ ही साथ श्री ठाकुर चट लेट गए। हाकिम ने कहा, पांव फैलाइए। श्री ठाकुर ने उस समय पांव फैला दिए। उसी अवस्था में प्रश्नों के जवाब देने लगे। श्री ठाकुर को अस्वस्थ देखकर परेश बाबू ने बीच में ही कहा, तो आज छोड़ दें। श्री ठाकुर ने अनुनय सहित कहा, नहीं, आप प्रश्न करें, जहां तक संभव होगा मैं उसका जवाब दूंगा। इस प्रकार 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यानी 5.5 घंटे तक अस्वस्थ होते हुए भी जवानबंदी दी। इसी बीच हाकिम ने बीच बीच में किसी अप्रासंगिक प्रश्नों के जवाब देने के लिए मना किया। श्री ठाकुर उस समय चुपचाप बैठे थे। सब कुछ जब समाप्त हो गया तब हाकिम ने पूछा, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? वह सब कुछ नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर रक्तचाप है। ब्लड प्रेशर का अर्थ है मेंटल प्रेशर, मानसिक चाप। मैं स्वयं भुक्त भोगी हूँ। दैट इज नो डिजीज एट ऑल। वह कोई रोग नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सुना हूँ आप कभी युद्ध में गए थे। हाकिम बोले, हाँ। थोड़ी देर के बाद हाकिम ने कहा, आई हैव हैड 2 स्ट्रोक्स। मुझे 2 बार स्ट्रोक्स हुआ था, उसमें भय की कोई बात नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, आपका नर्व बहुत स्ट्रांग मजबूत है। आपने तोप छोड़ा है और हम लोगों को तोप की आवाज़ सुनते ही फिट हो जाता है। हाकिम कैप्टन RN चटर्जी बहुत खुश हुए।
आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 80 से 85 तक। जय गुरु।